हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। हालांकि ये कहना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है कि ठीक ठाक होंगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो हीट वेव चल रहा है, बिल्कुल। हमारा ऑफलाइन क्लास भी अभी ऑफ चल रहा है, लेकिन आपका ऑनलाइन क्लास हम लोग नहीं रोके हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि 3 ही दिन होता है वीक में, तो इसके लिए हमें कंटिन्यू करना होता है। तो जल्दी से, कोई लाइव है तो बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है मेरी। सभी लोग भाग गए हैं क्या? चलिए, कोई बात नहीं, अभी शुरू कर लेते हैं। और जहाँ तक हमने पढ़ाया था आपको उसके बाद से हम इस टॉपिक को फिर से लेते हैं। और मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जैसा कि आपका डिमांड था कि सर इसको पॉइंट वाइज बना के लाइए। ठीक है, मैं पॉइंट वाइज भी बना के लाऊंगा, फिर भी कंटेंट्स तो होंगे ना। बस यही कंटेंट्स को केवल पैराग्राफ में कर दूंगा या स्टार साइन से लगा दूंगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जो कंटेंट है उस कंटेंट्स को तो हमें रखना ही पड़ेगा, है ना। चूंकि कंटेंट्स ज़्यादा है तो उन सारे कंटेंट्स को तो आपको रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे कंटेंट्स रखने के में आपको इंग्लिश वर्ड्स का भी जो इस्तेमाल होते हैं उसको भी आप सीखने का मौका आपको मिलता है। तो थोड़ा सा इससे भागिए नहीं, इससे डरिए नहीं। लिटरेचर थोड़ा टफ जरूर होता है, लेकिन आपके लिए फिर जब इसमें आप पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा। स्वाति प्रिया, हेलो सर। हेलो स्वाति। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन आपको याद होगा कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, इस पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट्स, हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लेट हो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता प्रमोट्स, प्रमोट्स का मतलब होता है आगे बढ़ाती है ना, अग्रसरित करती है डिग्निटी को। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा या सम्मान। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव जीवन का, मानवीय जो मानव जाति होता है, मानव जाति बोलिए। एंड स्ट्रिक्ट, और रोकती है, प्रतिबंधित करती है रेगुलेशन ऑफ इंडिफिनिट एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, और बहुतायत, बहुत चाहत तथा अनिश्चित यानी अनिश्चित और बहुत चाहत को रेगुलेट करने से प्रतिबंधित करती है, और मानव जाति के सम्मान को बढ़ाती है। क्या? भारतीय सभ्यता। अब ये लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को मैंने कहाँ से लिखा है, मैंने कैसे बनाया है, आपको मैं बता दूं। इसको डिस्क्लोजर मैं कर ही दूं आजकल। एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो रेनबो पार्ट 2 के जो टेक्स्ट बुक हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के बुक दिए हुए हैं, उसके 2-3 पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूँ, और उसके जो मेन फैक्ट्स होते हैं उसको मैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिख के आपके लिए लाता हूँ, ताकि वो आसान भाषा में आपको समझा जा सके। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप सब्जेक्टिव आंसर बनाएंगे, आइदर शॉर्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन या समरी भी बोल सकते हैं, तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। यानी भारतीय सभ्यता क्या करती है, यानी भारतीय सभ्यता सम्मान को बढ़ाती है, डिग्निटी यानी गरिमा को अग्रसरित करती है, बढ़ाती है, और मानवीय जो चाहत होते हैं उसको स्ट्रिक्ट करती है, यानी उसे नियमित होने से प्रतिबंधित करती है, यानी रोकती है। यानी हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। इस बात को अगर सामान्य भाषा में समझिए, हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। यानी एक इच्छाएं अगर हमारी मरती हैं या पूर्ण होती है, सॉरी मरती नहीं कहिए, अगर एक इच्छा हमारी पूर्ण होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यानी कि ना चाहते हुए भी हमारी इच्छाएं कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाती हैं। गांधी जी इसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय सभ्यता इस बात का द्योतक है कि वो इनडिफिनिट और मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स को रोकती है, प्रतिबंधित करती है। वाइल इन मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि आधुनिक और पाश्चात्य सभ्यता में इंसेटिएबलनेस, इंसेटिएबलनेस का मतलब होता है असंतुष्टता, एराइजेस, पैदा करती है फ्रॉम द कंसर्न ओवर द फ्यूचर एंड फॉर मेंटेनिंग इट्स डोमिनेंस, यानी अपने, यानी स्वयं पर हावी होने के लिए उसे रोकती है। जबकि हमारी जो सभ्यता है वो क्या करती है, हमें ये सिखलाती है कि मानव जाति की जो चाहतें होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं, वो उसको प्रतिबंधित किया जाए। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास मान लेते हैं एक साइकिल है,
तो आप मोटरसाइकिल खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। मोटरसाइकिल आ जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर आपको कार की ख्वाहिश होगी, कार होने के बाद फिर से आपको आगे और बढ़ने की ख्वाहिश होगी, एक फ्लैट हो जाए। यानी कहने का अर्थ है कि कितना भी आपके पास क्यों ना हो जाए, आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो गांधी जी इसी बात को सलाह देते हैं। और मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, यानी असंतुष्टता को पैदा करता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसी को कहते हैं मेटेरियलिज्म, यानी वस्तुवाद, है ना। यानी इट्स डोमिनेंस, देखिए यहाँ डोमिनेंस जो शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रभुत्व। यानी अपनी प्रभुत्व को, अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए वेस्टर्न कल्चर हमेशा आगे बढ़ने के अपने आप को प्रेरित करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता इज अनडाउटली, बेशक, सूटेड फॉर द वेस्ट, यानी पश्चिम के देशों के लिए सूट करती है। देखिए हम अगर किसी को इंडिवर यानी कॉपी करते हैं तो सिर्फ उसके गुणों को कॉपी करें, ऐसा नहीं कि पाश्चात्य सभ्यता के हर चीज को अगर हम कॉपी कर लेंगे तो हमारी बर्बादी होगी। बट इट में प्रूव, लेकिन ये साबित करता है, कर सकता है, डिट्रीमेंटल फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए बर्बादी। यानी कहते हैं, ये गांधी जी कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है, या सॉरी यूरोप की जो सभ्यता है वो यूरोप के लिए सुटेबल है, लेकिन अगर उसे हम डायरेक्टली कॉपी करने की कोशिश करेंगे, इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो वह हमारे लिए बर्बादी होगी, हमारा वो विनाश होगा, यानी भारतीयों का विनाश होगा। इफ वी ब्लाइंडली इंडिवर, अगर हम बिल्कुल अंधभक्त की तरह उसे कॉपी कर लेते हैं, इंडिवर मैंने कॉपी, टू फॉलो इट, इसे पूरा इसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बर्बादी होगी। गांधी जी से, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी कहते थे, द इंसेसेंट सर्च, चलिए थोड़ा सा आगे कर लें। द इंसिसेंट सर्च मतलब होता है सतत खोज, फॉर मेटेरियल कंफर्ट्स, यानी संसाधन की, आरामदायक संसाधनों की, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, और उनके गुणक, इज सच एन एविल, यानी बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं बिल्कुल बोल्डली आपसे कहता हूं, दैट द यूरोपियंस, यानी यूरोप के लोग, देमसेल्व्स, स्वयं, विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, यानी उन्हें भी अपने आउटलुक को, यानी उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनके जो कल्चर है, उनके जो सिविलाइजेशन है, उसे भी रिमॉडल करने की जरूरत है। ये कहते हैं, यूरोपियंस को भी कहते हैं कि भाई आप जिस तरह से, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मेटेरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक ना एक दिन आपकी बर्बादी होगी, और संभवतः आधुनिक युग में आज दिख भी रहा है। यानी भारतीय सभ्यता के बारे में जो गांधी जी ने कहा था वो आज सच्चाई के रूप में दिख रहा है, और यूरोपियन सभ्यता की बर्बादी हो रही। हालांकि आज के डेट में हमारा भी वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, यानी वी बिकेम वेस्टर्नाइज्ड, हम भी पश्चिमीकरण के रास्ते पे चल दिए हैं। तो संभवतः गांधी जी की बात अक्षरशः तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनका कहना था उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। इफ दे आर नॉट टू पेरिश, आगे बढ़ते हैं, अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट, बस थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद आसान लगेगा। अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लैब्स, और अगर उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते रह जाएं जो पाश्चात्य सभ्यता आज कर रही है, तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। आज आप देखते होंगे कि जिस तरह के लाइफ स्टाइल में आप जीते होंगे, आपके घर में अगर एसी होगा तो फिर बिना एसी का रहना मुश्किल हो जाता होगा, यानी आप उसके गुलाम होते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से गांधी जी ने आगाह किया था कि अगर हम अपनी सभ्यताओं को छोड़ के पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएंगे तो वी बिकम स्लैब्स, हम लोग उसके गुलाम होते चले जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा कहना या मेरा जो अनुमान है वो गलत हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ, है ना। मतलब ये हो गया कि अगर हम, हो सकता है कि मेरा कहना या मेरा ये जो सोच है वो गलत हो, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि गोल्डन फ्लीस, जिसको सर्प महल कहा जाता है, के पीछे भागना या उसमें जाना निश्चित तौर पे मौत को दावत देने के समान है। आप एक कहावत सुने होंगे कि काजल की कोठरी में कैसे भी सयानो क्यों ना जाए, काजल की लीख लग ही जाती है। मतलब ये हो गया कि कजरौटी तो आप समझते होंगे, कजरौटी, अब कजरौटी में अगर आप उंगली करेंगे तो अगर आप ये सोचेंगे कि हमें हाथ में काजल ना लगे, उंगली में काजल ना लगे, संभव नहीं है। यानी उनका गोल्डन फ्लीस के बारे में इशारा था। गोल्डन फ्लीस कहते हैं सर्प महल को, यानी कि सांप के महल में अगर आप जाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सांप मुझे नहीं काटे, तो ये ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है,
ही स्ट्रेसेस, वह दबाव देते हुए कहते हैं, वी शुड एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और वो दबाव देते हुए कहते हैं कि मुझे वेस्टर्न फिलोसफर, देखिए ध्यान से, वी शुड इनग्रेव, हमें मतलब इनग्रेव यानी अपने आप को मानना पड़ेगा, हमें मानना चाहिए, इनग्रेव यानी स्वीकार करना चाहिए, ऑन आवर हार्ट्स, दिल से, द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, एक पाश्चात्य दार्शनिक के मोटो, मोटो का मतलब सिद्धांत, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मुझे ऐसा करके यहां घेर देना चाहिए था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये देखिए इसको रेड कलर में या ऐसा करके देना चाहिए था, वो मैं भूल गया, यानी सादा जीवन उच्च विचार। यानी गांधी जी जोर देते हुए कहते हैं कि हमें वेस्टर्न फिलोसफर के जो सोच है उसे इनग्रेव करने की आवश्यकता है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है, यानी सादा जीवन उच्च विचार। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल कंफर्ट एंड हार्मनी इज नेसेसरी, यानी कि एक निश्चित अंश तक, एक निश्चित लेवल तक भौतिक सुख, कंफर्ट माने आराम, एंड हार्मनी इज नेसेसरी, यानी कि भौतिक आवश्यकताएं और सामंजस्य निश्चित तौर पे एक निश्चित लेवल तक आवश्यक है। ऐसा नहीं कहते हैं कि एकदम जीवन में कष्ट ही कष्ट करिए, जीवन में सुख भी आवश्यक है, यानी उसका एक निश्चित लेवल होना चाहिए, बट एबव ए सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल तक, इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, लेकिन एक निश्चित लेवल के बाद अगर हम उसे अपनाते हैं तो वह हमारी सहायता के अलावा वह हमारे लिए अवरोध पैदा करता है। सपोज दैट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप अभी आप बच्चे हैं, अभी आप घर से कोचिंग जाते होंगे या कहीं जाते होंगे तो साइकिल से जाते होंगे, लेकिन अगर आपको बिना साइकिल के कहा जाए जाने के लिए तो आपको तकलीफ होती है। आप मोबाइल यूज़र हैं, आपसे 5 दिन के लिए मोबाइल ले लिया जाए तो ऑब्वियसली आपका समझ सकते हैं कि क्या आपके साथ हो जाएगा, यानी कि आप मेंटली अपसेट हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से इन्होंने कहा था कि आप मने संसाधनों का विकास करिए, संसाधन को उपयोग में लाइए, लेकिन एक निश्चित लेवल तक, ऐसा ना हो कि हम उसके गुलाम होते चले जाएं और वह एक समय आता है कि वो हमारे लिए सहायता के बदले, इंस्टीड ऑफ हेल्प, सहायता के बदले हिंड्रेंस, यानी वह एक रुकावट पैदा करता है, यानी एक अवरोध पैदा करता है। अभी बताइए कि अभी हर इंसान के पास, अभी आप देखते होंगे कि मोबाइल की किस तरह से आवश्यकताएं हैं सबके पास। आप कल्पना करिए कि अगर मोबाइल ले लिया जाए एक दिन के लिए, 24 आवर के लिए ऐसा कहा जाए कि मोबाइल रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा आदमी तो पागल हो जाएगा। मुझे लगता है, क्या आपका क्या मत है, आपका कहना क्या है कि आधा से आदमी पागल नहीं हो जाएगा अगर मोबाइल ले लिया जाए तो? हालांकि बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अभी हमारी हर चीज़ की आवश्यकताएं हो गई हैं, यानी कि वो हमारी ज़रूरत हो गई है, और अगर ज़रूरत नहीं होती तो संभवतः उसका उतना उपयोग भी नहीं हम करते। देयरफॉर, इस प्रकार से, देयरफॉर, अरे यार, देयरफॉर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, इस प्रकार से या इस तरह से या इसलिए, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग यानी कि बनाने का विचार, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, चाहतों की असीमित संख्या, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उन्हें संतुष्ट करना, सीम्स प्रतीत होता है, टू बी ए डेल्यूजन एंड ए स्नेयर, एक भ्रम मायाजाल प्रतीत होता है। यानी कि हम इस तरह से जो संसाधन का आविष्कार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इतना अगर हम लोग कर लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, ये सिर्फ एक भ्रम है, संतुष्टि हमें कभी नहीं मिलेगी। यानी कहते हैं कि संतुष्टि हमें तभी मिलेगी जब हम अपने आप को अध्यात्म की ओर लेके चलेंगे, यानी तभी हमें सुख शांति होगी। यानी जब हम लोग अब सेटिस्फाई, यानी एक लाइन को आपको ये डिनोट करना होगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यानी कि जो आपके पास है वही बहुत है। जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक आप संतुष्ट या खुश नहीं हो सकते हैं, आप में हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। ये गांधी जी का सोच था। हालांकि मैं एक बार 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 मैं इस बात को बोलता हूं कि ये गांधी जी के द्वारा कहे हुए बातों को मैं आपको समझा रहा हूं, इससे मेरे दिमाग के परसेप्शन को आप नहीं समझिएगा, मेरा सोच अलग है, मैं भी आधुनिक युग का आपकी तरह से हूं। गांधी जी कहते हैं दैट द ओनली थिंग ही हैज़ लर्नड फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं कि केवल वो चीज़ ही हैज़ लर्न, जो उन्होंने सीखा है, फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता से, इज टू कीप अवे फ्रॉम इट, कि इससे दूर रहने की।
यानी कि गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता से अगर हमने कुछ चीज सीखा है तो वो ये है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। दिस सिविलाइजेशन, ये सभ्यता मेनली स्ट्रेसेस अपॉन मेटेरियल परस्यूट्स एंड इज सुटेबल ओनली फॉर वेस्टर्न कंट्रीज। कहते हैं कि ये सभ्यता दबाव डालती है मेटेरियल संसाधनों यानी संसाधन के विकास पर, और ये सभ्यता यूरोपियन कल्चर के लिए यानी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अच्छी है। वो नहीं कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर के लिए गलत है, वो कहते हैं उसके लिए ठीक है, उसको मुबारक, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। इमिटेटिंग माने कॉपी करना, नकल करना, द वेस्ट माने वेस्ट का नकल करना, मीन्स देखो इमिटेटिंग, अब ये नए नए शब्द जो हैं आपको सीखने का मौका मिलता है, और मैंने उस दिन आपको अपलोड भी कर दिया था, आप उसे जरूर उसको लिखना या फिर यूज करना उसको, ठीक है, याद करना वर्ड मीनिंग। इसका अर्थ होता है नकल करना, नकल करना। द वेस्ट मीन्स, वेस्ट मतलब पश्चिम के देश, मीन्स ruining आवर सिविलाइजेशन विच इज स्टिल इन इट्स ग्लोरियस फॉर्म। ruining का मतलब होता है बर्बादी। देखिए इमिटेशन नकल करना, द वेस्ट यानी पश्चिम का नकल करना, पश्चिम का नकल करना मतलब पश्चिम के देशों का नकल करना, पश्चिम की सभ्यता का नकल करना, मीन्स ruining आवर सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता की बर्बादी होगी, विच इज स्टिल जो अभी तक है, इन इट्स ग्लोरियस फॉर्म जो अभी तक अपने गौरवपूर्ण रूप में है, यानी जो हमारी सभ्यता का गौरवपूर्ण रूप है वह विध्वंस हो जाएगा अगर हम पाश्चात्य सभ्यता को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। हालांकि आज के डेट में जब हम 2025 की बात कर रहे हैं तो गांधी जी जिस चीज के लिए रोका था उसी चीज को हम लोग इमिटेट यानी कॉपी करके आज अपने आप को वेस्टर्नाइज कर चुके हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन बेसिकली मीन्स प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी सिविलाइजेशन बेसिकली प्राथमिक रूप से भौतिक आधारित रूप से मतलब होता है प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशियों को विकास करना, खुशियों को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, आनंद को आगे बढ़ाना, है ना। कैपेबिलिटी यानी क्षमता को आगे बढ़ाना, कैपेसिटी मतलब भी क्षमता, योग्यता, क्षमता, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड और यूनिवर्सल और सार्वभौमिक भाईचारा को बढ़ावा देना। ये कहते हैं कि सभ्यता का असली मतलब होता है कि इंसान के अंदर खुशियों को लाना, हैप्पीनेस को बढ़ाना, जॉय, कैपेबिलिटी योग्यता का विकास करना, कैपेसिटी क्षमता का विकास करना, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड और यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक भाईचारा का विकास करना। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक तो खत्म हुआ है और आपको समझ में आया होगा। और अब यहाँ से हम लोग समरी करते हैं, और समरी और भी आसान भाषा में लिखा हुआ है। अभी लोग ऑनलाइन हैं तो आप बताइए, कुछ फीडबैक दीजिए। ओनली 1 पर्सन, ओनली स्वाति प्रिया। चलिए स्वाति, अभी समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा? अब देखिए इतना बड़ा तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा थोड़ा, नहीं अगर कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करो। चलो हम लोग आते हैं समरी पे। अब समरी जी सर समझ गए। अच्छा देखिए, अभी एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, उस दिन पढ़ाया, आज पढ़ाया, तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा। अभी देखिए अब 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा बस ये टॉपिक, इसके बाद आपको काम दे देंगे करने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको अब समरी फॉर्म में रखते हैं, और बहुत ही छोटा, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लेकिन इसको करना क्या है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता एंड द कल्चर और संस्कृति हैज बीन रिटन बाय आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी। ये देखिए कितना आसान भाषा में लिखा हुआ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन, लिखी गई है, बाय आवर नेशनल फादर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं द क्वालिटीज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के गुणों, भारतीय सभ्यता के गुणों के बारे में बात करते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पाश्चात्य सभ्यता, इज बेस्ड ऑन, आधारित है, मेटेरियलिज्म यानी वस्तुवाद पर, संसाधनवाद पर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, इज बेस्ड ऑन मोरल बीइंग, मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिक चीजों पर आधारित है, नैतिक चीजों। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड,
माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी दिमाग एक उच्छृंखल पक्षी के समान होता है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना ही हम पाते हैं उतना और हम चाहते हैं। एंड स्टिल, और तो भी, वी रिमेन अनसेटिस्फाइड, यानी हम अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट ही रह जाते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, एक आदमी के लिए आवश्यक नहीं है, खुश रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर हो, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। यानी कि एक आदमी के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपके पास धन है, पैसा है, संसाधन है तो आप खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी और अगर नाखुश हैं इसका मतलब ये नहीं क्योंकि वह गरीब है यानी आप गरीब हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि पैसा नहीं भी है तो भी खुश रहा जा सकता है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी अमीर लोग ही अनहैप्पी देखे जाते हैं। अनहैप्पी का मतलब हो गया नाखुश। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग ही खुश देखे जाते हैं। एक मैं आपको छोटी सी कहानी, सर सिर्फ समरी याद कर ले तो हो जाएगा क्या? देखिए क्या करना है आप स्वाति प्लीज, मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, आप अभी कंटिन्यू करते रहिए। आज फर्स्ट चैप्टर का ही हम लोग कर रहे हैं ना, आप एकदम अभी याद करने की एकदम आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपको याद नहीं करना है, समरी याद करना इतना आसान नहीं होगा। मैं ट्रिक समझाऊंगा, अभी फर्स्ट चैप्टर है ना, इसलिए मैं थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है। कोई भी चीज़ नया होता है तो थोड़ा बोरिंग लगता है। समरी याद नहीं करना है ना। अगर करना रहता तो मैं सिर्फ उसको दे देता, आपको कह देता कि याद करने के लिए, फिर तो आप कहीं से भी याद कर सकते थे। हैव पेशेंस प्लीज, मैं आपको आगे आगे करते चलूंगा। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव आएगा, आप 100% बनाओगे, इससे ये मेरा कमिटमेंट है। चलो थोड़ा देर और पेशेंस रखो, बस 5 मिनट और। हम कहाँ थे? हाँ, द पुअर टू बी हैप्पी, मतलब ये है कि अमीर लोग ही नाखुश देखे जाते हैं और गरीब लोग जो होते हैं वो जनरली खुश होते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूँ। आप कहते थे कि भाई इंटरटेनिंग थोड़ा सा होना चाहिए, बोरिंग लगता है, तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊं। एक बार सामान्य रूप से जो जनरली लोग मार्केटिंग करते हैं, तो मैं भी एक जगह मार्केटिंग करने के लिए गया। एक अंगूर खरीदने के लिए गया मैं, काला वाला जो होता है अंगूर, आप देखे होंगे। तो मैंने पूछा कि भाई अंगूर कैसा है, एक ठेले पर बेच रहा था, और ये इसी बेगूसराय काली स्थान की बात है। तो मैंने पूछा कि भाई कैसे अंगूर है ये, तो उसने बोला कि 60 रुपीज़ है किलो। बहुत पहले की बात है, एक सामान्य सी स्टोरी है, उसको समझिए केवल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब और अमीरी क्या होती है। तो मैंने बोला कि भाई सब जगह तो 50 रुपये मिल रहा है, आप 60 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो बोला कि जहाँ जाके लेक छाओ जाके ले ला। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, इट्स ओके। मतलब वो उसने बोला कि जो 60 रुपये बोल, हमने मेरी आदत होती है, मेरी या हम सब की आदत होती है कि हम 10 रुपया कम करके बताएंगे। फिर मैं दूसरे ठेले पे गया, बगल वाले ठेले पे गया, तो उसने बोला कि उसका थोड़ा अंगूर खराब था, थोड़ा सा टूटा हुआ था अंगूर। तो उसको मैंने पूछा कि भाई अंगूर कैसे हैं? तो उसने बोला 50 रुपीज़। बहुत पहले की बात है, अब तो उतना सस्ता नहीं है। उसने बोला 50 रुपये है। हम बोले कि सब जगह 40 दे रहा है तो 50 दे रहा हो, जो हमारी अपनी भाषा है उस भाषा में मैंने उससे बताया। तो उसका कहना था कि अभी वो जो था ना ठेला वाला, जो दूसरा ठेला वाला था, एक्चुअली पहले वाले ठेले पे जो मेरी जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो उसको सुन रहा था, उसको वो देख रहा था कि वो 60 था, 60 बोला तो उसको 50 बोले, ये 50 बोला तो इसको हमने 40 बोला। मतलब है ना कि हम में संतुष्टि होती ही नहीं है। हमारा इंटेंशन ही होता है कि जब तक हम उससे कुछ कम ना करवा लें तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अमीर लोग जो होते हैं ना उसी चक्कर में रहते हैं, हमेशा मतलब बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। और गरीब लोग जो होते हैं वो पूर्णतः सेटिस्फाइड होते हैं। एक मजदूर 500 रुपये की मजदूरी करके लाता है शाम को, और अपने बिंदास खाना पीना खाया, परिवार के साथ रहा और मस्त रहता है। तो यानी गरीब लोग ही ज़्यादातर खुश देखे जाते हैं, और ऐसा ही परसेप्शन गांधी जी के द्वारा भी कहा गया था। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इसी कहानी के साथ। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार दिस इज द ग्लोरी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, और यही भारतीय सभ्यता का गौरव है। महात्मा गांधी रिएक्ट्स रेदर वेरी इंटरेस्टिंगली टू द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी महात्मा गांधी रिएक्ट प्रतिक्रिया देते हैं रेदर वेरी इंटरेस्टिंगली, बहुत ही रुचिकर तरीके से,
टू द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के लोगों पे, भारत पे जो है वो दोष लगाते हैं, चार्ज करते हैं दैट इट्स पीपुल कैन नॉट अडॉप्ट चेंजेस, यानी कि यहाँ के लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। मतलब इस बात को समझाने के लिए भी एक छोटा सा मैं स्टोरी सुनाऊं आपको। मैं अपनी बात ही कह कह के आपको मैं बोलूं। एक बार मैं ऑफलाइन क्लास में मैं कह रहा था कि अगर मैं आपका टीचर हूं, आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, अगर मैं बोलूं कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं भोले बाबा हूं, तो आपका क्या जवाब होगा? तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला कि मुझे लगता है सर आप पागल हैं। तो मुझे मुझे भी आश्चर्य लगा कि उसने कहा कि हाँ, मेरी जो एक्टिविटी है वो मेरी पागल करने वाली है। अगर मैं बोलूं कि मैं भोले बाबा हूं तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, आप बोलेंगे पागल है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ऐसा करूं और इससे आग निकलने लगे और चमत्कार कर दूं तो आपको डर लगेगा और फिर आप कहेंगे यस सर आप ही भोले बाबा हैं। तो मतलब है कि भारत के लोग जो होते हैं उसमें चेंजेस को अडॉप्ट जल्दी नहीं करते हैं, ये दोष लगाते थे गांधी जी। ही सेज, वो कहते हैं दैट इट इज अ चार्ज अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे गुणों के खिलाफ एक दोष है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, एडवाइज, सलाह देते थे हमें टू लिमिट आवर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को सीमा में रखने का, यानी कि हम अपनी इच्छाओं को अगर बढ़ाते रहेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसा हमारा पूर्वज सलाह देते थे कि हमें एक लिमिट में रहने की आवश्यकता है। दे एडवाइज्ड अस, वे हमें सलाह देते थे टू डू ओनली दोज वर्क्स विच आर डन विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, यानी कि वो हमारे पूर्वज हमें सलाह देते थे कि सिर्फ वही काम करना चाहिए जो हमारे हाथों और पैरों से संभव हो सके। हालांकि आज के डेट में ये प्रासंगिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ा हम लोग साइंटिफिक हो गए हैं, तो ये चीज़ें अब हम लोगों के लिए नहीं सूट करती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आवर सिविलाइजेशन हैज सो मेनी आइडियल फीचर्स, यानी हमारी सभ्यता के बहुत सारे आदर्श गुण होते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, इसका एंसेस्टर्स का मतलब होता है, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, यानी हमारे पूर्वज थॉट, सोचते थे कि लार्ज सिटीज, बड़े शहर, वुड बी ए सेंटर ऑफ थीव्स, चोरों के अड्डे होते हैं, यानी चोरों के केंद्र होते हैं, डकैतों के अड्डे होते हैं, एंड प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब होता है बेश्यावृत्ति, यानी कि इनका कहना था, हमारे पूर्वज इस बात को मानते थे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो चोर के अड्डे होते हैं, डकैतों के अड्डे होते हैं, एंड प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि बेश्यावृत्ति के अड्डे होते हैं, केंद्र होते हैं। देखिए सेंटर का मतलब केंद्र होता है, लेकिन हर चीज़ का ना दो पहलू होता है। जिस तरह से अभी आप शिक्षा का केंद्र कहते हैं लेकिन चोरों का अड्डा कहते हैं, तो एक सकारात्मक अर्थ देता है, एक नकारात्मक अर्थ देता है। जैसे मान लेते हैं आप, जैसे आप मान लेते हैं कि दोस्त और यार, मैं एक शब्द और लेता हूं, अगर दोस्त अगर हम किसी को कहते हैं तो वो एक सकारात्मक अर्थ देता है, जबकि वहीं अगर यार शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह एक नकारात्मक अर्थ देता है ना। तो इस तरह से समझिए कि यहाँ पर सेंटर का मतलब, यहाँ पर केंद्र हम ना बोल के हम लोग क्या बोल रहे हैं? अड्डा, और ये निगेटिव शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। चूंकि रॉबर्ट्स, प्रोस्टिट्यूट मतलब वेश्यावृत्ति, पीपुल वुड नॉट लिव, यानी लोग वहां नहीं रहते, वहां हैप्पीली, खुश, सो उतना, यानी लोग वहां शहरों में उतना ज्यादा खुश नहीं रहते। दे वेयर सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट रहते, विथ स्मॉल विलेजेस, यानी छोटे छोटे गांवों में ही। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वो सामान्य यानी कि होम रूल को इंजॉय करते थे। होम रूल क्या होता है? जिसे हम एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने फैमिली में मम्मी के, पापा के प्रति, दादाजी के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट होता है, दीज आर ट्रू होम रूल्स एंड वी विल हैव टू फॉलो ट्रू होम रूल्स टू मेक इंजॉय इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में अपने जीवन में खुशियां पैदा करने के लिए, बनाने के लिए हमें होम रूल्स को फॉलो करने होते हैं। द नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। देखिए राष्ट्र के पास कोर्ट होते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सबकी अपनी अपनी बाउंड्री होती है। बाउंड मतलब यहाँ पे मर्यादा से है, बाउंड्री होती है। द ऑर्डिनरी रूल, सामान्य नियम, वाज टू अवॉइड कोर्ट, यानी कोर्ट को भी अवॉइड करना होता था। जैसे कोर्ट, ये मैंने कोई भी फैसला लेगा
तो संविधान के नियम के आधार पर लेगा, ऐसे अपने मर्जी से नहीं ले सकता। यानी उसकी भी एक बाउंड्री होती है, उसकी भी एक सीमाएं होती हैं, उसकी भी एक मर्यादाएं होती हैं। द कॉमन पीपुल यानी आम लोग लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से रहते थे, एंड फॉलोड देयर, और फॉलो करते थे यानी अनुसरण करते थे, देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन यानी खेती के व्यवसाय को। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ लिया, हमने समरी पढ़ लिया। अब तो थोड़ा सा अंदाजा मिल गया होगा, आइडिया मिल गया होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आप स्वाति प्रिया ऑनलाइन है तो आप इसको ना अभी यहाँ से बनाना शुरू करो अब, ठीक है। हालांकि आपको बना के आना चाहिए था। ओके, चलिए मैं ना अभी आपको ABCD करके पूछूंगा और आप बताते चलना, ठीक है। चलो, फर्स्ट का क्या होगा? हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अभी आपको आसान लगने लगेगा, महात्मा गांधी। यस, चलो, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। याद कीजिए, जब मैं आपको बता रहा था इंट्रोडक्शन, तो ये लाइन आया था, ये पंक्ति आई थी। बताइए कब से होगा? 1915 से लेके 1948 तक। आपको दिखा दूं अगर वो लाइन आपको याद है? नहीं नहीं नहीं, 1869 से 1948 तक तो वो उनकी पूरा लाइफ था, लाइफ टाइम था उनका, जो जीवन काल होता है। लेकिन आप देखें, गांधी जी डोमिनेटेड, गांधी जी छाए रहे भारतीय राजनीति पर, किस दरमियान में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1915 से लेके 1948 तक। और आपको मैं आप देख लेना उधर ऊपर में, मैं आपको दिखा दूं क्या? चलिए मैं दिखाई देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ये देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, है ना? याद आ गया ना? मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आपको, तो यही बस ध्यान रखना है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं, और अब यहाँ से बस खाली क्वेश्चन आंसर करिए, बस ये चैप्टर खत्म हम लोग कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे, बताएंगे आपको। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड? बताइए कौन सी सभ्यता पूरे विश्व में नहीं पिटी हुई है? यानी भारत की सभ्यता, यानी हम कहते हैं कि भारत की सभ्यता का कोई जोर नहीं है, यानी वो एक क्या कह सकते हैं, किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, यानी कि अनकंपेरेबल है, यानी कि इससे किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, यानी इसका आंसर होगा बी। ठीक है, हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, महात्मा गांधी। 4 का ए होगा। देखिए ध्यान से, हु यूज्ड, किसने प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी ही होगा। रविशंकर भी ऑनलाइन हो गए, लेकिन लेट हुए रविशंकर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके पेज में दिया हुआ है, आप बनाइए। तो 5 का, डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। देखिए आपको इसमें तो, चूंकि सबका आंसर महात्मा गांधी आपको आता होगा, चूंकि अभी चैप्टर ही वही पढ़ा आपने, तो यहाँ तो आसान लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि वहाँ तो पूरा मिक्स रहेगा, वहाँ तो पता नहीं रहेगा कि आप इस चैप्टर का बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आसान लगेगा। 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, छठा, फराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फराओ वेयर, फराओज, यहाँ पे एस छूट गया था, फराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। बताइए क्या सा होगा? फराओ कहाँ के शासक को कहा जाता था? मिस्र के शासक को, मिस्र, और मिस्र की राजधानी कहाँ है? इजिप्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजिप्ट। हाँ, ए लगाइए। चलो 7 नंबर, गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली। गिवन एक इतिहासकार का नाम था, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, वो टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन।
ऑब्वियसली महात्मा गांधी। कहाँ ऑप्शन में है भाई? 8 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्वाति प्रिया 5 का बी, 6 का ए, 8। हाँ 8 से चलिए बनाइए, 8 से बनाइए। रविशंकर आप भी ऑनलाइन है, बनाइए। 9 नंबर बताइए अब, 9 मैं वेट कर रहा हूँ। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी सिविलाइजेशन वो अवस्था है विकास की, ऑफ ए किसके विकास की? लोगों के, जानवर के, चिड़िया के, नॉन लिविंग। तो बताइए क्या सा आंसर होगा इसमें? 9 का ए होगा, 9 का सी नहीं होगा स्वाति। देखिए बर्ड, इसका बर्ड लिखने का मतलब क्या हो गया? सिविलाइजेशन चिड़िया के विकास की अवस्था होती है क्या? सब हमारी जो सभ्यता होती है चिड़िया के विकास के लिए बनाई जाती है? नहीं ना, ये तो इंसानों के विकास के लिए। तो 9 का होगा ए। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन, यानी भारतीय सभ्यता का मतलब होता है विल मीन, मतलब विल मीन रूइन फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए बर्बादी का मतलब। यानी यूरोपियन सभ्यता, यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ कुछ मिसिंग है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यूरोपियन सभ्यता को कॉपी करना भारतीयों के लिए क्या होगा? बर्बादी होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे रूइन। 10 का होगा डी। 9 का ए सही है, स्वाति का सही है, और 10 का डी यस। चलिए डैश इज नोन फॉर एज द फादर ऑफ नेशन, ये तो सबको आता होगा। 13 नंबर। अरे 11, रुक जाओ तो 10 लगता है 11। अच्छा अच्छा, ये छूट गया, ये छूट गया। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ, किसका बेसिक था ये? आप याद कीजिए, किसका बेसिक है ये? इंडियन सिविलाइजेशन का है ये, ठीक है। 11 का बी होगा। इंडियन ग्लोरी दैट इट इज ए डैश, भारतीय गौरव दैट इट इज इमूवेबल, यानी यह अडिग है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। 12 का होगा ए, और 11 का होगा बी। एक बार आप करेक्शन कर लो। चलिए 13 पे आते हैं। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। आप नंबर देके पता किया करो, तभी पता चलेगा। आप जब तक नंबर नहीं देंगे मुझे पता नहीं चलता ना, ए सी बी में पता नहीं चलता है। 11 का बी। चलिए 11 का बी तो अब अच्छा चलो अब यहाँ से करो, 13 से चलो। 13 का क्या होगा? ए। चलिए स्वाति ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, चलो इसका बताओ। 13 का ए, रविशंकर भी ठीक है। 14 का ए, गांधी जी, चलिए ये भी ठीक है, रविशंकर भी ठीक है। चलो इसका बोलो। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये लाइन मैंने पढ़ाया है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यस, यानी दिमाग एक उच्छृंखल पक्षी की तरह होता है। तो इसको इसी तरह से रहता है दिया हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। 15 का ये, चलो ठीक है। 16 बोलो, 16। 16 नंबर बोलिए। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ की सभ्यता है? चलो एक काम करूं मैं, आप इसको बना के लाओगे क्या? मैं ये क्या बनवा रहा हूं, आप लोग बना के लाते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसको बना के लाओगे क्या? बना के लाना तो मैं चेक कर दूंगा। बोलिए। मुझे लगता है ना ये 30-35 क्वेश्चन है, इसमें हमारा पूरा समय ना चल जाए। देखिए आप लोग बना के लाना इसको, तो मैं चेक करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन है। अच्छा आप ना इसको वर्ड मीनिंग को जरूर लिख लेना, ठीक है। हाँ स्वाति भी बोल रही है, रवि भी बोल रहे हैं, ओके। आप ना इसको लिख लेना, वर्ड मीनिंग सब लोग यहाँ पे लिख लेना। कुल मिला के 112 वर्ड है। अच्छा अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे।
देखो ध्यान से, क्वेश्चन आंसर अभी सिर्फ मैंने आपको भेज दिया है, लेकिन हाँ पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भेज दिए हैं रविशंकर, पीडीएफ भेज दिया गया है। आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। और पीडीएफ जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, वो वहाँ पे अपलोड किया हुआ, आप एक बार जाके चेक कर लेना, पिछले दिन ही हमने भेज दिया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ठीक है सर, ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, शॉर्ट आंसर पहले हम सिखाएंगे आपको लिखने के लिए, तब हम लोग इसको पूरा करेंगे। फिलहाल अभी इसको रहने दीजिए। अभी आप समरी, डिटेल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव, वर्ड मीनिंग, ये 4 चीज़ पूरा कर लीजिए। ठीक है, और इसको आप एज यूजुअल अभी रहने दीजिए। जब हम लोग बताएंगे, जब हम लोग पूरा क्वेश्चन बना लेंगे शॉर्ट आंसर का अलग से, तो शॉर्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन अलग अलग करके करेंगे। अभी हम अगर सब एक साथ करेंगे ना, तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, और भी बोरिंग हो जाएगा। अब हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर पे चलेंगे, जिसका नाम होगा भारत इज माई होम, और ऑब्जेक्टिव मैं आपको उस दिन मिला दूंगा। ठीक है, आप बना के लाना, मैं उसको मिला दूंगा। अभी हम, ठीक है, आज थोड़ा सा 10 मिनट पहले क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि कुछ अर्जेंट है, मुझे जाना है कहीं पे। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, और अगले दिन हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।